गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पथिक पाठ का शेष भाग। इसमें सभी कविता माने सभी पद्यांश में समुद्र के किनारे का बहुत ही अच्छा चित्रण है। इससे पहले सबसे पहले सूर्योदय का वर्णन है, फिर उसके बाद दिन में समुद्र गर्जन का, उसके बाद अर्धरात्रि के सौंदर्य का वर्णन है। जब तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, यहाँ तक में अर्धरात्रि। उसके बाद उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। प्रकृति के प्रत्येक बारीकियों को अनुभव करते हुए कवि ने चंद्रमा, पक्षी, फूलों और पत्तों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार रात के समय आकाश गंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न हो उठता है। ऐसा लगता है मानो वह खिलकर हंस रहा हो। आशय यह है कि चंद्रमा का खिलना, ऐसा लगता है चंद्रमा जो आसमान में इधर से उधर दिख रहा है, मानो प्रकृति की इस प्रेम लीला पर मुग्ध हुआ है। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को माने प्रकृति की इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर पक्षी हर्ष संभाल न सकते। माने जैसे ही सूर्योदय होने के पहले का समय रहता है तो पक्षी चहकते हुए निकलते हैं, वैसे रात्रि में ये देखते रहते हैं। और जैसे ही सूर्योदय का समय होता है चिड़ियों का चहकना शुरू हो जाता है। उसे कवि कहते हैं पक्षी हर्ष संभाल न सकते। ऐसा लगता है कि प्रकृति के इस विशिष्ट सौंदर्य को आनंद उठाते हुए पक्षी चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। ठंडी हवाओं के चलने से, फूलों के खिलने से वहाँ पर चारों तरफ उसकी महक होती है। मानो इन सब चीजों का आनंद उठाते हुए सुखपूर्वक ये फूल महक रहे हैं और प्रकृति में चारों ओर फूलों की सुगंध फैल रही है। इसमें विशेष है प्रकृति का मानवीकरण। कौन कौन सा है? चांद का हंसना, वृक्षों का तन को सजाना, फूलों का सांस लेना में मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति का मनोहारी चित्रण है जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब अगली कविता है। वन उपवन गिरिशानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय नयन नीर झड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहन हारी। इस प्रकार इस कविता में माने इस पद्यांश में समुद्र के किनारे के समस्त प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। वन माने जंगल, जो यहाँ से वहाँ तक हरे हरे पेड़ हैं और जंगली जीव हैं। और उपवन माने बगीचा, ये वन का छोटा रूप है जो निश्चित भूभाग में है और जहाँ निश्चित ही प्राणी रहते हैं। गिरि माने होता है पर्वत और सानु माने है समतल भूमि। कुंज वैसे जो बगीचा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर कुंज से तात्पर्य है झुंड में। मेघ बरस पड़ते हैं, मेघ माने बादल। नयन माने नेत्र और नीर माने अश्रु, पानी का पर्यायवाची है। पढ़ो से तात्पर्य है जैसे प्राकृतिक किसी सौंदर्य को देखकर जो जिस प्रकार के आभास को अनुभव करता है
लहर माने समुद्र की ऊंची उठती हुई लहरें, तट किनारा। इस प्रकार प्रत्येक शब्दों के कविता के लय और शब्दार्थों के अनुसार अर्थ है। इसे कहा जाता है समग्र, माने ध्यान पूर्वक पढ़ें, कविता की पंक्तियों में लिखे हुए इन शब्दों के अर्थ लगाएं, उसके बाद उसके अनुसार इसमें क्या उन पंक्तियों को जोड़कर बोला जाए। जैसे वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, में इतने सारे शब्दार्थ हैं। वन माने बगीचा है, उपवन माने बगीचा है, वन माने जंगल है और गिरि माने पर्वत है। कवि के अनुसार पथिक प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित है। वह कहता है कि प्रकृति की इस प्रेम लीला में वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल और वनस्पति और समतल भूमि सभी पर ये मेघ बरसने लगे हैं। बादलों से वर्षा होती है, उसका प्राकृतिक चित्रण करते हुए कवि कहते हैं। कवि के अनुसार स्वयं पथिक भावुक हो जाता है। किसे देखकर? प्रकृति के इन सौंदर्य को देखकर। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, नयन नीर झड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है, उसको संबोधित करते हुए, पढ़ो से तात्पर्य है आगे बढ़ो और इन सब चीजों का आभास करो कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों। पढ़ो लहर, तट माने होता है किनारा, तृण माने होता है तिनका, तरु पर्यायवाची है वृक्ष का और गिरि माने पर्वत, नभ माने आकाश, किरण जो आकाश में सूर्य की किरणें हैं और जलद पर्यायवाची है बादल का। पर प्यारी, कवि अपने प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, इन सभी चीजों का आभास करो। लहर, तट माने समुद्र का किनारा, तिनका, पेड़, पर्वत, आकाश और इन पर बादलों से होती वर्षा। ऐसा लगता है मानो इन बादलों पर लिखी हुई विश्व को मोहित करने वाली कहानी हो। जैसे हम किसी कहानी या कविता को पढ़ते हैं तो उस पर मुग्ध हो जाते हैं, उसे पूर्णतया आभास करते हैं, वैसे ही इन सब प्राकृतिक दृश्यों को अपने आप में महसूस करो। विश्व विमोहनहारी से तात्पर्य है यह संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला है। यदि इसे आभास करें तो अपने दुख दर्द भूलकर इस पर मोहित हो जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे। कवि के अनुसार पथिक प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को अनुभव करता है। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र व वनस्पति सभी पर मेघ बरस पड़ते हैं, मानो मेघ उस पर, बादल उस पर वर्षा कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर पथिक भावुक हो उठता है। मेरा आत्म प्रलय होता है से तात्पर्य है स्वयं वह उन सब दृश्यों को महसूस करता है और अपनी प्रिया को भी संबोधित करते हुए कहता है, नयन नीर झड़ते हैं। इन सब दृश्यों को आभास करते हुए, महसूस करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। पढ़ो लहर, तट, तृण, तरु, गिरि, नभ, किरण, जलद पर प्यारी। प्यारी से तात्पर्य है वह अपनी प्रिया से कहते हैं, हे प्रिये, समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण और बादलों पर
मानो विश्व की इस मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो जिससे सभी मोहित हो उठते हैं। यह बहुत प्यारी है, कैसी मधुर मनोहर है उज्ज्वल यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र सानंद आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि की यह विशिष्ट रचना है जिसमें प्रकृति को उन्होंने अद्भुत ही तरीके से वर्णन किया है। कवि के अनुसार कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। प्रेम के विशिष्ट स्वरूप का आभास कराते हुए पथिक यह कहते हैं कि इन सबको देखकर मन उस पर स्वाभाविक ही मोहित होता है। यह प्रेम का एक रूप है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। कवि के अनुसार ऐसा लगता है कि सूरज और समुद्र माने समुद्र का तट है और उस पर सूर्य के इस उगने की इस प्रेम कहानी का मैं साक्षात माने जिसे देखकर लोग देखें, इस प्रकार इसकी बानी बनूं से तात्पर्य है मैं इसका एक निश्चित हिस्सा बनूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है। कवि के अनुसार मेरा उस प्रेम भाव पूरे विश्व को दिखाई पड़े और यह स्थिर हो माने सदैव यह बना रहे, पवित्र आनंदमयी हो। इस प्रेम को लोग आभास कर पाएं। सुखकारी शांति छाई रहती है। स्थिर पवित्र सानंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है माने यह स्थिर है माने प्रकृति सदैव के लिए है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन पहले बना और कुछ दिन बाद न रहेगा। इसे कवि वर्णित करते हुए कहते हैं यह स्थिर है, पवित्र है और जिसमें सदैव आनंद का प्रवाह होता है। यह सदैव सुखकारी है माने सभी को सुख प्राप्त कराता है। इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर सभी आनंद को पाते हैं, यह सबको सुख देता है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। यहाँ पर आहा के साथ संबोधन सूचक चिन्ह है। जैसे अपनी किसी विशिष्ट भावनाओं का वर्णन करते हैं, हम किसी के सामने दर्शाना चाहते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही पथिक आहा माने इस परम सौंदर्य, कौन सा, सागर के किनारे के इस परम सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ प्रेम का राज्य हो। पूरे जगह चारों तरफ प्रेम इधर से उधर प्रवाहित है, जो हमें महसूस होता है और जिसे देखकर इस प्राकृतिक सौंदर्य पर सभी मुग्ध होते हैं। अतिशय सुंदर है। अतिशय माने बहुत ज्यादा, अधिक सुंदर है। क्या प्रकृति का यह मनोहारी दृश्य। विशेष कवि के अनुसार प्रकृति प्रेम, कवि अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करते हैं जिससे उनका प्रकृति प्रेम स्पष्ट होता है। यहाँ पर मधुर मनोहर में अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति का मनोहारी चित्रण है।